नमः। बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं इस कक्षा में संस्कृत का पहला पाठ है शब्द परिचय। आगे बढ़ते हैं फिर हम चित्राणि दृष्ट्वा। अब आगे ख, उसी का दूसरा प्रश्न है ख। चित्राणि दृष्ट्वा, चित्राणि दृष्ट्वा का अर्थ क्या हो गया? चित्रों को दृष्ट्वा देखकर, चित्रों को देखकर। पदानि उच्चारयत, पदों का उच्चारण करें, है ना। देखिए बच्चों, एक बात ध्यान में रखिए आप सब, जो प्रश्न पत्र आपके होंगे वह संस्कृत में ही पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र संस्कृत में होता है, तो ये जो निर्देश दिया गया है, प्रश्न का निर्देश, इसको आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। चित्राणि दृष्ट्वा, चित्रों को देखकर। पदानि उच्चारयत, पदों का उच्चारण करें, पदों का उच्चारण करें। चित्र देखना है, पहचानना है और बोलना है। यह क्या है? एषः कः, आपने पढ़ा है अभी। एषः कृषकः, कौन है? कृषकः। कृषकः का अर्थ क्या होता है? किसान। क्या होता है? किसान। यह क्या है? वृषभः। वृषभः का अर्थ क्या होता है? बैल। पहचानना है, चित्र देखकर पहचान जाइए। बैल। भल्लुकः, भल्लुकः यानी भालू। अब मैं संस्कृत यदि बोलूं, आप आसानी से बना लोगे। एषः कः, प्रश्न आ जाएगा, जैसा अभी पाठ में आपने पढ़ा था, प्रश्न रहेगा एषः कः, यह कौन है? तो आप उत्तर क्या देंगे? उत्तर हो जाएगा एषः कृषकः। एषः कृषकः, यह कौन है? तो क्या आप उत्तर देंगे? एषः कृषकः। पूर्ण विराम अंत में। वाक्य की समाप्ति के बाद पूर्ण विराम देना नहीं भूलना। और जहां प्रश्न पूछा जाए उस वाक्य के अंत में क्या देते हैं बच्चों? प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य देना। एषः कृषकः, यह किसान है। इसी प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा एषः कः, तो उत्तर क्या देंगे? एषः वृषभः। एषः कः? एषः भल्लुकः। एषः भल्लुकः। भल्लुकः का अर्थ क्या होता है? भालू। आगे देखिए, ये क्या है? मंडूकः। एषः कः? मंडूकः। एषः मंडूकः। मंडूकः का अर्थ होता है मेढक। देखा है आप लोगों ने मेढक? हाँ, बरसात का मौसम आ गया, मेढक तो जरूर दिखाई पड़ा होगा। मेढक। एषः मंडूकः, यह मेढक है। कपोतः, कपोतः का अर्थ कबूतर। क्या होता है? एषः कपोतः। कपोतः का अर्थ होता है बेटा कबूतर। कबूतर, है ना, पिजन। पर्यंकः, देखिए पर्यंकः, पहचानिए कौन सा चित्र है? एषः पर्यंकः। पर्यंकः का अर्थ होता है पलंग। एषः पर्यंकः। पर्यंकः, क्या उच्चारण करेंगे? पर्यंकः, बोलिए पर्यंकः। पलंग। दूरभाषः, दूरभाषः। दूरभाषा का अर्थ होता है टेलीफोन। दूरभाषा का अर्थ क्या होता है? टेलीफोन। टेलीफोन। काकः, ये देखिए काकः का अर्थ क्या है? कौवा। और शौचिकः, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था शौचिकः। शौचिकः का अर्थ क्या है? दर्जी। क्या है? दर्जी, जो सिलाई करता है। शौचिकः किं करोति? शौचिकः वस्त्रं शिव्यति। शौचिकः किं करोति? दर्जी क्या करता है? शौचिकः वस्त्रं शिव्यति। दर्जी वस्त्र सीलता है, वस्त्र सिलाई करता है। ठीक है बेटा। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बहुत अच्छी तरह से आपको समझना होगा और इसको करना होगा। और आसान है, कठिन नहीं है ना, बहुत आसान है, लेकिन महत्वपूर्ण है ना। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, प्रायः पूछा ही जाता है। वर्ण संयोजनेन, क्या है प्रश्न? वर्ण संयोजनेन पदम लिखता, वर्णों को जोड़कर। वर्ण संयोजनेन, वर्णों को जोड़ने से। पदम लिखता, पद लिखिए, अर्थात वर्णों को जोड़कर हमें क्या करना है? शब्द का निर्माण करना है, पद का निर्माण करना है। अब पद का निर्माण कैसे करेंगे? बहुत सरलता से कर लेंगे। देखिए, च, आपको एक बात याद रखना चाहिए, संस्कृत में आपने इसके पहले पढ़ा होगा कि संस्कृत में कुल 13 स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में आपने 11 स्वर पढ़ा है, परंतु संस्कृत में 13 स्वर हैं। और व्यंजन, मूल व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। व्यंजन वर्णों को हल वर्ण कहा जाता है, क्योंकि आप तो जानते ही होंगे कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर के बिना नहीं होता। उनको लिखने के लिए, जब व्यंजन वर्णों को लिखना हो तो शुद्ध रूप में, व्यंजन के 2 रूप हैं, एक स्वर युक्त और एक स्वर रहित। स्वर युक्त मतलब जिसके साथ स्वर जुड़ा है, और एक क्या है? स्वर रहित, यानी बिना स्वर का। जैसे देखिए, यहां मैंने क लिखा, तो जब क लिखा तो बच्चों इसमें ये स्वर जुड़ा हुआ है। कौन सा स्वर है? यहाँ कोई मात्रा
नहीं दिख रही है, मात्रा नहीं दिख रही। देखो यहाँ का में भी स्वर जुड़ा है, क में भी स्वर है और का में भी स्वर है। इसमें तो पता चल रहा होगा कि कौन सा स्वर है, क में आ की मात्रा है तो यहाँ आ स्वर जुड़ा है। और जहां कुछ भी नहीं पता चले, कोई मात्रा न दिखाई पड़े, वहां क्या होता है अ, उसके साथ कौन सा स्वर होता है अ। तो अब शुद्ध रूप में जब लिखना हो व्यंजन वर्ण को तो क में क्या लगाते हैं, हलंत लगा देते हैं। इसीलिए इन्हें हल वर्ण भी, व्यंजन वर्णों को याद रखना, व्यंजन वर्ण का दूसरा नाम क्या है, हल वर्ण। व्यंजन वर्ण को क्या कहते हैं, हल वर्ण, क्योंकि व्यंजन वर्णों को शुद्ध रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, हल चिन्ह लगा देते हैं, यानी उसके साथ अब कोई स्वर नहीं है, हल लगा दिया तो कोई स्वर उसके साथ नहीं है। तो क को हम ऐसे, इस क को कैसे लिख सकते हैं, क हलंत अ, क, ये बन गया क, ठीक है। और का लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, क हलंत, इसमें मात्रा किसकी है, आ की, तो का। अब ऐसे ही की, इसमें क में किसकी मात्रा लगी है बेटा, छोटी की मात्रा है, छोटी ही लगा दिया। अब बड़ी रहेगा तो किसकी मात्रा लगा देंगे, का हलंत देंगे और इसके साथ मात्रा को अलग कर देंगे, स्वर को अलग कर देंगे। कौन सा यहाँ, दीर्घ ई, कौन सी हो गई, दीर्घ ई। अच्छा क्री, ऐसे ही ये देखो यहाँ क्री ऐसे होता है ना, तो इसमें री की मात्रा है, किसकी मात्रा है, री की, क हलंत जोड़ री। इसी तरह से अन्य वर्णों के साथ भी कर लेंगे, जैसे मान लो कि ग्री, ऐसे हो गया ग्री, तो इसको करना है आपको वर्ण वियोजन करना है, इस वर्ण, इसमें जो जो वर्ण आए उनको अलग करना है, तो क्या हो जाएगा, ग हलंत जोड़ री, क्या हो गया, री, ग्री, है ना। इसी तरह से वर्ण संयोजन, हम वर्ण संयोजन के द्वारा, अब इसके विपरीत वर्ण संयोजन करना है, विपरीत करना हो, इसका विपरीत ये वर्ण वियोजन हो गया, और इसके विपरीत यदि फिर से ऐसा दिया है और आपको जोड़ करके बनाना है, तो क हलंत और अ को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, क हलंत और आ को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, का। ऐसे क हलंत जोड़ ई छोटी, क्या हो जाएगा, की। तो ये क्या हो गया, वर्ण संयोजन, और ये क्या हो गया, वर्ण वियोजन। अब समझ गए होंगे वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन। अब चलते हैं हम आगे इस प्रश्न पर, आइए देखिए। अब च हलंत जोड़ा, एक एक वर्ण को आराम आराम से जोड़ते जाइए, बनाते जाइए, निर्माण करते जाइए। देखिए करते हैं, च हलंत जोड़ आ, क्या हो जाएगा, च, क्या बन गया, च। श हलंत जोड़ अ, क्या हो गया, श, है ना। और क हलंत जोड़ अ, क। अब यहाँ विसर्ग भी है ना, क में आ लगा और इसके साथ क्या है, विसर्ग। अब इन तीनों वर्णों को मिला करके लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, चषकः। देखिए यहाँ लिखा गया है ना, चषकः। इसी तरह से आपको आगे बढ़ा देना है, आप स्वयं बना ले सकते हैं। स के साथ किसका कौन सा स्वर आया, औ, तो क्या हो गया बेटा यहाँ, सौ, क्या हो गया, सौ। अब यहाँ आया च, च के साथ च के आगे कौन सा स्वर है, ई, तो हो गया कौन सा, च में छोटी की मात्रा सौची, और क के बाद क्या है, अ, तो क में क्या लगा देंगे, क लिखा और इसके साथ क्या जुड़ गया, अ, तो आ तो यहाँ आ गया, और उसके बाद क्या हो गया, विसर्ग। जैसे यहाँ देखा था ना, क हलंत जोड़ अ, क्या बना था, क। और इसके विपरीत यदि हमको अलग करना हो, जैसे क को अलग करना है, तो क हलंत जोड़ अ, क्या हो गया, क, है ना। ये बनाया हमने, यहाँ पे ये बनाया, यहाँ ऐसे बनाया, और यहाँ विसर्ग लगा है तो हमने क्या किया, यहाँ विसर्ग लगा दिया। अब यहाँ पे विसर्ग था तो हमने विसर्ग लगा दिया। अब श हलंत जोड़ उ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शु। कौन सा उ है, छोटा उ, तो छोटा उ की मात्रा दे दीजिए, शु। न हलंत जोड़ अ, क्या हो गया, ये पूरा न हो जाएगा, हलंत के साथ इसमें आ गया तो ये न पूर्ण हो गया, है ना। और क हलंत जोड़ औ, क्या हो गया, कौ। अब पहचान लीजिए ये कौन सा, ये हो गया एक वचन, और ये कौन सा वचन हो जाएगा, द्विवचन। बताया था ना, शौचिकः, शौचिकौ, शौचिका, शौचिका बहुवचन, शूनकः एक वचन, शूनकौ, यहाँ कौन सा हो गया, द्विवचन। चलिए अभी वर्ण संयोजन हम पढ़ते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। ध हलंत जोड़ आ, क्या हो जाएगा, धा, क्या बन गया, धा। और व में किसकी मात्रा, अ, तो क्या हो गया, धाव। और त अ, क्या हो गया, तह, धावतः, बन गया। एकदम सरल है, बिल्कुल आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। व में अभी बतलाया था री की मात्रा लगाएंगे, तो कैसे बनेगा बेटा वर्ण, ऐसे, व के नीचे री की मात्रा कैसी होती है, ऐसे, व्री और द और ध। अब देखिए यहाँ एक बात आ गई, द के बाद कोई स्वर नहीं आया, क्या आया, द, तो मैंने द लिख दिया, और यहाँ ध आ गया। तो इसमें क्या होता है कि द और ध संयुक्त हैं, तो द और ध कैसे संयुक्त होते हैं, यह ध्यान में रखना होगा। द और ध जब मिलेंगे तो ऐसे हो जाएगा, द के नीचे ध चला आता है ना। तो इसमें द में क्या लग जाएगा, ध,
और मात्रा अब देंगे, कौन सी मात्रा है? आ। वृद्धा, क्या हो गया? वृद्धा। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, ठीक है? कैसे? व में क्या लगाया? री की मात्रा, व्री, और द और ध है तो यहाँ द लिखा हमने, और द हलंत है, उसमें कौन सा वर्ण जुड़ रहा है? ध। तो ध कहाँ जुड़ जाएगा? नीचे, यह ध्यान में रखना पड़ेगा। वृद्धा, और आ की मात्रा है तो आ दे दिया, साथ में विसर्ग है, वृद्धा। क्या बन गया शब्द? शब्द बन गया वृद्धा। ये दोनों एक मतलब तीनों एक साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है? अब आगे चलते हैं। ग हलंत जोड़ा, ये तो आसान है, अभी बनाया आपने गा। ग के साथ किसकी मात्रा लग गई? आ की, और य के साथ किसकी मात्रा लग जाएगी? अ की, तो यह हो गया गा य। और देखिए न और त एक साथ हैं, और क्या? ई। जब कोई व्यंजन रहे और व्यंजन के बाद तुरंत स्वर नहीं आए, व्यंजन के साथ व्यंजन आए, तो समझिए कि वहां पे संयुक्त व्यंजन बन रहा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में कि दो समान व्यंजन वर्णों के मिलने से बने वर्ण को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन वर्ण। तो यहाँ संयुक्त व्यंजन बन रहा है, तो न यहाँ कितना होगा? अर्ध न, आधा न होगा, और उसके बाद क्या आया? क, और इसके साथ मात्रा लगेगी, तो न किसके साथ जुट गया है? त के साथ। अब मात्रा किसकी है? ई की, छोटी की, तो छोटी की मात्रा कहाँ लगाएंगे? पहले लगता है, तो त के साथ ई की मात्रा, और न भी इसके साथ जुट गया, तो मात्रा लगाते वक्त दोनों को साथ में लिख लेते हैं, गायंती, है ना? ये हो गया गायंती। चलिए